हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको 10 AM पर लाइव क्विज करवाया जाता है और 9 PM पर। वहाँ पे आपको कुछ नोट्स की PDF भी आपको हमारे ग्रुप फाइल में मिल जाएंगी, तो आप जाकर टेलीग्राम पर जरूर से जुड़ें। तो आज हम देखने वाले हैं लेटेस्ट PYQ जो UGC नेट का हुआ है उससे संबंधित, तो उसका भाग आज हम दूसरा देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहले में चिंतक दिए हैं, दूसरी सूची में अवधारणाएं हैं। तो आइए देखते हैं। अल्फ्रेड शूट्स जो है वह रेसिपी की अवधारणा से संबंधित है। इरविन गाफमैन जो है वह लांछन या स्टिग्मा से संबंधित है। वहीं जुर्गेन हैबरमास जो है वह संप्रेषणात्मक या कम्युनिकेटिव एक्शन से जुड़े हुए हैं। और पियरे बोर्दियू जो है फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा ए का थर्ड, बी का 1। तो राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। अगला प्रश्न है, लुईस वर्थ के अनुसार शहरी जीवन को अवैयक्तिक बनाने में निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण हैं। अवस्थान या लोकेशन, प्रभुता, आकार, घनत्व या विषमता। तो लुईस वर्थ के अनुसार शहरी जीवन को अवैयक्तिक बनाने में निम्नलिखित 4 हैं, जो है आकार, घनत्व और विषमता जो है यह नगरीय जीवन को अवैयक्तिक बना देते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा CDE। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। तो यहाँ राइट आंसर जो है पाखी हेगड़े जो है वह एपिको आंदोलन से संबंधित है। एपिको आंदोलन जो है कर्नाटक में हुआ था और यह चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर यह आंदोलन किया गया था। एस सी मेहता जो है गोल्डन मैन पर्यावरणीय पुरस्कार से संबोधित हुए हैं। इसके अलावा मारीमुथु योगनाथ जी को पर्यावरण योद्धा के नाम से जाना जाता है। और अमृता देवी जो कि बिश्नोई आंदोलन से संबंधित हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए का थर्ड, बी का 1। तो ए का थर्ड, बी का 1 हमारे केवल पहले ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विचलन को प्रभावित करता है, अर्थात कौन सा विचलन को प्रभावित करता है? पद सोपान, व्यक्तित्व, परिस्थिति, मानदंड। तो विचलन से कौन सा प्रभावित होता है? तो यहाँ व्यक्तित्व हो जाएगा। इसका थोड़ा सा जो है इंग्लिश वर्जन भी देख लें। तो वहाँ दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ डेविएंस, अर्थात डेविएंस से कौन सा चीज़ प्रभावित होता है। तो डेविएंस से जो है पर्सनालिटी प्रभावित होती है, अर्थात व्यक्तित्व के में परिवर्तन आता है। अगला है, स्थानीय वास्तविकताओं वाली अन्य संस्कृतियों से आगतों और अधिरोपणों को सम्मिलित करने वाली संस्कृति परिघटना है। प्रजाति केंद्रित या सांस्कृतिक साम्राज्यवाद या सांस्कृतिक संकर या हाइब्रिड सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो स्थानीय वास्तविकताओं वाली जो संस्कृतियां होती हैं, अगर वह किसी अन्य संस्कृति के प्रभाव या अधिरोपण में आ जाती हैं और दोनों का मिक्स हो जाती हैं, तो उसे सांस्कृतिक संकर या हाइब्रिड कहते हैं। अगला है, अभिकथन है और नीचे दिए गए कथन है। अभिकथन ए दूसरे कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए है, भेदभाव व्यवहार का एक तरीका है, जो कि सही बात है। और कारण दिया है, भेदभाव करने का अभिप्राय किसी व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति के स्थान पर जो है व्यक्ति होना चाहिए। तो किसी व्यक्ति या समूह को वह सुविधा या अवसर या सुख प्रदान करने से मना करता है जो किसी को अपने समूह के लिए आरक्षित है।
तो यहाँ भेदभाव कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है संस्कृतिकरण में अर्थ के दो स्तर अंतर्निहित हैं। ए है इतिहास विशिष्ट, संदर्भ विशिष्ट और संस्कृति विशिष्ट। इतिहास विशिष्ट और संस्कृति विशिष्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, इतिहास विशिष्ट और संदर्भ विशिष्ट जो है अंतर्निहित है। कि व्यक्ति अगर किसी का संस्कृतिकरण हो रहा है तो इतिहास में क्या था और आगे जाके जो जिस व्यक्ति को संदर्भ व्यक्ति है उसका अनुकरण कर रहा है, उस स्थान पर पहुँच रहा है। तो यह दो तथ्य होते हैं संस्कृतिकरण में। अगला है निम्नलिखित विचारधाराओं के स्कूलों को समाजशास्त्र के इतिहास के उल्लेख के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। अर्थात कौन किस समय आया था वो तो उसे उस हिसाब से लगाना है। तो सबसे पहले प्रत्यक्षवाद आया था। प्रत्यक्षवाद की बात अगस्त कामटे ने की थी। तो यहाँ पे ए जहाँ नहीं है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो बचा हमारा दो ऑप्शन। तो प्रत्यक्षवाद के बाद जो आता है वह है प्रकार्यवाद दूसरे नंबर पे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। नंबर 1 पे हमारा ए होगा, नंबर 2 पे हमारा प्रकार्यवाद होगा, उसके बाद संरचनावाद नंबर 3 पे रखेंगे, उसके बाद हम प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को नंबर 4 पे रखेंगे और सबसे आखिरी में कौन सा आएगा हमारा, तो सबसे आखिरी में उत्तर आधुनिकतावाद की बात होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा अर्थात थर्ड। अगला है बुर्जुआ मार्क्स के रूप में किसे जाना जाता है। एमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, टालगट पार्सन, जॉर्ज सीमेंस। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह मैक्स वेबर को जाना जाता है बुर्जुआ मार्क्स के नाम से। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफाइंड फ्यूचर ऑफ ट्राइब। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं है। भोजन संबंधी तात्पर्य, सामान्य क्षेत्र, नातेदारी बंधन या एक भाषा। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पूछा विशेषता नहीं है, तो भोजन संबंधी आदतों के कारण किसी जनजाति को परिभाषित नहीं किया जाता है। सामान्य क्षेत्र, नातेदारी बंधन और एक भाषा, अलग सी भाषा के कारण जनजाति को परिभाषित किया जा सकता है। अगला है सामाजिक अभिकर्ता या अभिकर्ताओं के समुच्चय को जोड़ने वाली संबंधों की संरचना और उनके बीच संबंध है। सामाजिक संगठन का, सामाजिक नेटवर्क का, सामाजिक विकास का या सामाजिक संस्था का। तो यहाँ पर समुच्चय को जब जोड़ने वाली संबंध या संरचना की बात होगी तो वहाँ पे एक नेटवर्क बनेगा और उसे हम सामाजिक नेटवर्क के नाम से जानते हैं। अगला है निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद के उपयोग को डैश 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 किस रूप में हम जानते हैं। दुरुपयोग, भ्रष्टाचार या कपट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी सार्वजनिक पद का प्रयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है तो उसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सामान्य निवास के स्थान के बाहर गिना गया एक व्यक्ति प्रवासी कहा जाता है। यहाँ पे सभी में एक दिया है। उसके बाद है पति पत्नी और बच्चों का प्रवासियों में यथा समय शामिल हो जाना। तो जब प्रवासियों में यथा समय बच्चे पति पत्नी शामिल हो जाते हैं तो उसे सहचारी प्रवसन या प्रवचन कहा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा बी का 4, केवल ऑप्शन ए में है, तो हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद जब युद्ध या हिंसा के कारण विस्थापित व्यक्ति जो होते हैं वह बलात् प्रवसन या फोर्स्ड अर्थात किसी वस्तु के उन्हें बलपूर्वक हटाया अर्थात दबाव के कारण वह हटते हैं तो उन्हें बलात् प्रवसन कहा जाता है। वहीं दिया है अपने सामान्य निवास स्थान के बजाय एक लघु काल के लिए अर्थात छोटे समय के लिए प्रतिवर्ष दूसरी जगह कार्य करना क्या कहलाता है, मौसमी प्रवसन। तो इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सामान्य निवास स्थान के बाहर गिना गया एक व्यक्ति प्रवासी कहलाता है। पति पत्नी और बच्चों का प्रवासियों में यथा समय शामिल हो जाना सहचारी प्रवासी या प्रवसन कहा जाता है।
युद्ध या हिंसा के कारण विस्थापित व्यक्ति को बलात् प्रवसन या बलपूर्वक प्रवसन के संज्ञा में रखते हैं। वहीं अपने सामान्य निवास स्थान के बजाय एक लघु काल के लिए प्रतिवर्ष दूसरी जगह कार्य मांगना वह मौसमी प्रव्रजन होता है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है जाति प्रथा की संरचनात्मक विशेषताएं हैं खुलापन, खंडनात्मक विभाजन, पदानुक्रम, गैर अनुवांशिक व्यवसाय, प्रदूषण एवं पवित्रता। तो जाति जो है एक बंद व्यवस्था है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। जाति खंडनात्मक विभाजन करता है, यह सही है। जाति की विशेषता में पदानुक्रम पाया जाता है, यह भी कथन सही है। व्यवसाय जो होते हैं यहाँ गैर अनुवांशिक न होकर अनुवांशिक होते हैं, इसलिए यह भी गलत है। और हो जाएगा प्रदूषण एवं पवित्रता की भावना जाति व्यवस्था में पाई जाती है। तो हमारा कैसे ब्राह्मण को सबसे पवित्र और शूद्र को सबसे अपवित्र व्यक्ति माना जाता था। तो बी, सी और ई हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल बी, सी, ई जो है सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला है हैबिट्स की अवधारणा इसमें से संबंधित है व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थिति से, व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक अभिन्यास से, व्यक्तियों के व्यवहारिक प्रवृत्ति से या व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से। तो हैबिट्स अर्थात आदत जो होते हैं व्यक्ति की व्यवहारिक प्रवृत्ति से जुड़ी हुई होती है। अगला है अगला प्रश्न है धार्मिक संगठनों के प्रकार और उनसे संबंधित कुछ डिफिनेशन दिए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो संप्रदाय या सेक्ट कहा जाता है ऐसे लोगों का छोटा समूह जो व्यक्तिगत धार्मिक अनुभव के बिना अपने आप को अधिक स्थापित धर्म या सच्चा मानने वाले समझते हैं। इससे अलग हुए समूह में स्वेच्छा से शामिल होते हैं। तो राइट आंसर संप्रदाय जो का 4 हो जाएगा। उसके बाद चर्च हमारा हो जाएगा धर्मोन्मुख लोगों का बड़ा समूह जिसके सदस्य सोच समझकर शामिल होने के बजाय जन्म लेते हैं। सोच समझ के बजाय जन्म लेते हैं। तो ए का 4 और बी का 3 हमारा थर्ड ऑप्शन में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। उसके बाद यहाँ पे दिया है पंथ का डिफिनेशन यहाँ पे दिया है कि एक लघु या नया विशिष्ट समूह जिसकी धार्मिक परंपरा किसी स्थापित धार्मिक अनुभव से कभी जुड़ा नहीं रहा है। जैसे पंथ खालसा सिखों में पाया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ए होगा। उसका अगला है कि शाखा या डिनोमिनेशन जो होता है यह एक धार्मिक समूह जो अन्य धार्मिक निकायों के प्रति सहिष्णुता या स्वीकार की सामान्य भावना प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा यहाँ पे 3, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो इस प्रश्न वैसे ही दे दिया था जो कि इसका कुछ लेना देना था नहीं बहुत। अगला है एक यदि महिला दिग्वंत या मृत पति के भाई से विवाह करती है तो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। शाली विवाह, देवर विवाह, बुआ या भूगा विवाह, मातुलेय विवाह। तो जब पति के भाई से कोई अपने मरे हुए पति के भाई से विवाह करती है महिला तो उसे हम देवर विवाह कहते हैं या लेवीरेट विवाह कहते हैं। वहीं जब कोई व्यक्ति पत्नी के मरने के बाद अपने साली से विवाह करता है तो उसे सरोगेट या साली विवाह कहते हैं। अगला है निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 की मुख्य विशेषता क्या है। 7 से 21 तक की संख्या में निःशक्ताओं में वृद्धि, आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% हो गया, प्रत्येक जिले में निःशक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालय या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो निःशक्त अधिनियम क्या है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो जो व्यक्ति विकलांग है या दिव्यांग हैं उनके लिए इन सब योजनाओं अधिनियम के तहत ये सब योजनाएं जो हैं लागू की गई थी कि उन्हें 7 से 21 तक की संख्या में
जो है निष्पक्षताओं में वृद्धि हुई थी। इसके बाद उन्हें 3% आरक्षण के बजाय 4% बढ़ाकर किया गया था इस अधिनियम के तहत, और उनके अधिकारों के उल्लंघन संबंधित मामलों को निपटाने के लिए एक विशेष न्यायालय बनाया गया था। अगला है सर्वप्रथम समाजशास्त्री बी ग्लेजर और ए लेवी स्ट्रास 1967 द्वारा चिकित्सा समाज में नैदानिक शोध को समझने के लिए कौन सा सिद्धांत या पद्धति विकसित की गई थी? संघर्ष सिद्धांत, संरचनावादी प्रकार्यवादी सिद्धांत या बुनियादी सिद्धांत। तो सर्वप्रथम बी ग्लेजर और ए लेवी स्ट्रास द्वारा जो चिकित्सा समाजशास्त्र में नैदानिक शोध को समझने के लिए बुनियादी सिद्धांत को इन्होंने विकसित किया था। अगला है निम्नलिखित में से किसने मोड्स ऑफ इंडिविजुअल एडेप्टेशन की अवधारणा प्रदान की है? इमाइल दुर्खीम, टी पार्सन्स, आर के मर्टन या पीटर ब्लॉक। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आर के मर्टन के द्वारा मोड्स ऑफ इंडिविजुअल एडाप्टेशन की अवधारणा दी गई है। उत्पादन के साथ व्यक्तिगत अनुकूलन की जो अवधारणा है वह पार्सन्स के द्वारा दी गई है, मर्टन के द्वारा दी गई है। अगला है सामाजिक रूप से निर्मित विचारों का समुच्चय जो पुरुषों और पितृसत्ता के हितों के समायोजित करता है, इसे महिलाओं का अनुपालन शामिल होता है, उसे कहते हैं आधिपत्यवादी पुरुषत्व या एम्फेसाइड फेमिनिस्ट या उपयुक्त में से दोनों या कोई नहीं। तो जब सामाजिक रूप से निर्मित जो विचारों का एक समुच्चय है जिसमें पुरुष और पितृसत्ता के हितों को ही समायोजित किया गया है, तो ऐसे में महिलाओं का अनुपालन अर्थात उनका भी वो शामिल होता है, तो उसे एम्फेसाइड फेमिनिज्म के तहत शामिल किया गया है। अगला है इनमें से कौन जो है द फैमिली ऑफ इन इंडियन क्रिटिकल एसे नामक पुस्तक लिखा है? द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसे नामक पुस्तक किससे संबंधित है? पी उबेराय, इरावती कर्वे, एम शाह, आई पी देसाई। तो एम शाह से जो है द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसे जो है पुस्तक इनसे जुड़ी हुई। अगला है द बुक ऑफ पैटर्न ऑफ कल्चर इज रिटन बाई। पैटर्न्स ऑफ कल्चर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बी एडरसन, इवांस पिचार्ड, आर के बेंडिक्ट या बी मैलिनोवस्की। तो पैटर्न्स ऑफ कल्चर जो है रूथ बेंडिक्ट से जुड़ी हुई पुस्तक है, इन्होंने इसे लिखा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से फूको की कृतियों का एक महत्वपूर्ण मेथडोलॉजी या पद्धति शास्त्र का घटक है? डिसिप्लिन एंड पनिश, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। तो किसमें मैथडोलॉजी अर्थात पद्धति शास्त्र के घटक अधिक देखे गए हैं? तो नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ सही आंसर जो हो जाएगा वह होगा केवल डी, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में इन्होंने पद्धति शास्त्र से संबंधित सिद्धांत या व्याख्या की है। अगला है खाद्य पदार्थों के उत्पादन करने वाले परिवार और ऐसे परिवार जो उन्हें वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति करते हैं के बीच टिकाऊ संबंधों को कहा जाता है? सेवा प्रदाता जाति उत्तर जाति संबंध, उत्पादक आपूर्ति संबंध, जाति संबंध या जजमानी संबंध। तो राइट आंसर जी हो जाएगा डी, जजमानी संबंध या जजमानी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी खाद्य सामग्री को उत्पादन करता है लेकिन कुछ व्यक्ति उसे सेवाएं प्रदान करके खाद्य सामग्री या वस्तुएं प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पे जातियों में यह देखा जाता है, तो यह जजमानी व्यवस्था है। अगला है फंतासी शहर ऐसे शहरों के प्रकार हैं जिसमें विशेष उपभोग, अवकाश, पर्यटन के लिए प्रदर्शन लगाने पर अधिक बल दिया जाता है, जो कि कथन सही है। एज सिटी,
बड़े नगरों के भीतरी नगरों में अवस्थित होते हैं तो गलत है। एज सिटी नाम से ही पता चलता है कि यह सिटी के एकदम किनारे पे पाए जाते हैं तो यह कथन गलत है। मेगा सिटी ऐसे नगर होते हैं जिनकी आबादी 10 मिलियन से अधिक होती है तो यह भी कथन सही है कि मेगा सिटी जो होते हैं उसमें आबादी जो है 10 मिलियन से अधिक होती है। इसके बाद है मेगापोलिस अत्यंत आबादी वाले नगरों का समूह है जिसका फैलाव व्यापक क्षेत्र में होता है तो यह भी कथन गलत है। यह मेगा सिटी के संबंध में सही कथन है तो यह भी कथन गलत है। अगला है मेट्रोपोलिस एक बड़ा सशक्त सांस्कृतिक रूप से प्रभावी शहरी क्षेत्र है जहाँ एक केंद्रीय नगर होता है और चारों ओर उपनगर होते हैं। तो मेट्रोपोलिस जैसे मुंबई, चेन्नई ऐसा मेट्रोपोलिस नगरों की श्रेणी में आते हैं। दिल्ली जैसे दिल्ली के आसपास गाजियाबाद, नोएडा आदि उपनगर हैं तो उन्हें मेट्रो सिटी के रूप में देखते हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा ए, सी और ई हमारा सही है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4, ए, सी और ई सही है। अगला है इनमें से किसने अपने अध्ययन में तुलनात्मक ऐतिहासिक शोध प्रविधि का उपयोग किया है? अगस्त काम्टे, कार्ल मार्क्स, लेविस मॉर्गन या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा लेविस मॉर्गन जो है लेविस मॉर्गन, कार्ल मार्क्स, अगस्त काम्टे जो तीनों लोग हैं वह तुलनात्मक और ऐतिहासिक शोध प्रविधि का प्रयोग करते हैं। अगला है उपनगरीय समूहन का अभिप्राय है क्रमागत नेटवर्क वाले नगर और शहरों का समूह, विभिन्न संस्कृतियों का संगम, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा पहचान बनती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपनगरीय समूहन का अभिप्राय है ऐसे नगरों का समूह जो कि एक क्रम में हों। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्रमागत नेटवर्क वाले नगरों और शहरों का समूह उपनगरीय समूहन की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है ज्ञान मीमांसा संबंधी स्थापना है जो कि सामाजिक यथार्थ और उससे परे अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञान की विधियों के अनुप्रयोग की वकालत करता है। व्याख्यावाद, निर्मितवाद, प्रत्यक्षवाद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 3, प्रत्यक्षवाद के द्वारा जो है प्रत्यक्षवाद एक ज्ञान मीमांसा संबंधी स्थापना करता है जिससे सामाजिक यथार्थ अर्थात वास्तविकताओं या उनसे संबंधित जो अध्ययन है उन्हें प्राकृतिक विज्ञान या विधि के द्वारा अध्ययन करने की वकालत करते हैं। और प्रत्यक्षवाद की बात कौन करते हैं? अगस्त काम्टे, और उसके सर्वाधिक विकास दुर्खीम के समयकाल में हुआ था। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। सूची 1 में विचारक हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित कार्य हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ जीएच मीड जो है हमारे जुड़े हुए हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से। इरविन ग्राफमैन टोटल इंस्टीट्यूट अर्थात कुल संस्थाएं की बात करते हैं। मिशेल फूको जो है वह शासनीयता या गवर्नमेंटिलिटी की बात करते हैं। वहीं एंथनी गिडिंग्स जो है संरचनाकरण की बात करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद।